गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सब लोगों का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पहले पॉलिटी की क्लास में एक बार तहे दिल से सबका स्वागत है। सुमित, प्रिंसिपाल, अंकित त्रिपाठी और भी जितने साथी आ चुके हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है वो सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आज एक नई स्ट्रेटजी के साथ एक नए विषय की हम लोग शुरुआत करेंगे। लक्ष्य आपका समीक्षा अधिकारी है और समीक्षा अधिकारी में लक्ष्य यही है कि पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होने चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को कवर करते हुए हम लोग अपनी नई रणनीति के साथ आज क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से फटाफट सब लोग आ जाइए। मुकेश कुमार, रूपांजलि, गौरव कुमार गौतम, रुचि शुक्ला, सपना, राहुल कुमार, सारे नए नाम कुछ दिख रहे हैं, कुछ नाम ऐसे भी जो पुराने भी हैं, निखिल प्रजापति, सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो हम जब भी कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, नया क्लास शुरू करते हैं तो पहले एक बार स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। एग्जाम किस चीज़ का है, सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट में किस लेवल पे हमको जाकर पढ़ाई करना है। अच्छा, आपके जीके के क्लास देखने के बाद आपसे बात करने का, चैट करने का मौका आज मिला, चलिए बहुत शुक्रिया। आशीष, मोहम्मद शमीम, जय हिंद। जय हिंद का मतलब ही होता है कि कोई देश का सिपाही है। मोहम्मद शमीम भाई ये कौन है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं क्योंकि मेरे ठीक, चलिए 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 अब इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया, अब आज से शुरुआत होगी हमारी क्लास की, ठीक है। और दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, पढ़ने का तरीका मैं बता दूंगा कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ा कैसे जाता है, उस क्लास का 100% आउटपुट कैसे लिया जाता है, कैसे हम तैयारी करेंगे। अच्छा, गौरव कुमार गौतम आप यहाँ भी हैं और हाइब्रिड में भी आ गए, लगातार हर क्लास में हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा लक्ष्य है, सीधा हम अपने टॉपिक पे आएंगे। आरओ यारो, जिसे आप समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हैं, उसी सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण विषय आपका पॉलिटी भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कभी इनकी क्वेश्चन 18 भी पहुंच जाती है, कभी इनकी संख्या 12 भी पहुंच जाती है, कभी इनकी संख्या 22 भी पहुंचती है और कभी इनकी संख्या 14-15 तक ही सिमट जाती है। तो कुल मिलाकर अगर एवरेज मान के चले तो 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल ही जाएंगे, मैक्सिमम 20 प्लस मिल सकते हैं आपके। और सिलेक्शन के लिए कोई एक विषय महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, सभी विषयों की अपनी भूमिका है। भूमिका वहाँ जनगणना की भी है, भूमिका वहाँ यूपी स्पेशल की भी है, भूमिका करंट अफेयर की भी है, भूमिका इन्वायरमेंट की है। और एक भी पहलू छूटा तो मानो हम हार गए, कोई पहलू छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि कोई पक्ष आपका कमजोर है या नहीं। अगर पक्ष कमजोर है तो आप बाहर हैं, ये कड़वा है लेकिन सच है। इसलिए पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जब समीक्षा अधिकारी का क्लास कंप्लीट हो, अगर आप अपने आप से सवाल करके अगर कंफ्यूजन ये इस बात का हो जाए, कोई पूछे कि पूरे जितने समीक्षा अधिकारी में टॉपिक है कौन सा विषय सबसे ज्यादा मजबूत है, अगर आपको डाउट होने लगे, किसको बताएं। जैसे माँ को अपने बेटों के बीच तुलना करने में डाउट हो जाता है, किसको बताएं सबसे बेहतर है। जिस दिन ये डाउट आ जाए उस दिन तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है। लेकिन ये डाउट रहता नहीं किसी के पास, किसी न किसी का कोई विषय बहुत कमजोर रहता है और वही कमजोर विषय मजबूत बना लीजिए, बस सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिला के बैलेंस का खेल है, ये रिसर्च का खेल नहीं है, नॉलेज का खेल नहीं है, एक बैलेंस का खेल है। जो आपका सिलेबस है, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस तैयारी करिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्री कम मेंस का बैच है, क्योंकि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। हम किसी भी टॉपिक को इस लेवल पे पढ़ा के आपको छोड़ेंगे कि चाहे आप प्री दीजिए, मेंस दीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। क्लास को पढ़ाते समय कैसे क्लास को यूज करना है आप ध्यान से सुनिएगा। जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊं तो फर्स्ट टाइम उसको केवल आप हमारे साथ सुनते हुए कुछ शॉर्ट और महत्वपूर्ण बिंदु नोट करते चलिएगा। उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाए दोबारा उसका कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो पूरा अवलोकन, जिसे आप घटना चक्र के नाम से जानते हैं, उसे उठा करके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं फंस जाए हमसे पूछ लीजिएगा। और ये हर टॉपिक के साथ करिए, हर विषय के साथ करिए। हिस्ट्री में भी ऐसे करिए, पॉलिटी में भी ऐसे करिए और साइंस में भी ऐसे करिए, ज्योग्राफी में भी ऐसे करिए। अगर आपने विषय वस्तु को टीचर के साथ अच्छे से पढ़ लिया, टीचर का नोट्स आपने बना लिया, संस्थान आपको कंटेंट देता है, मटेरियल देता है, अपनी जानकारी के लिए खूब पढ़िए। लेकिन विशेषकर मैं अपनी विषय पर इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं, जितना मैं क्लास में लिखाऊं, जो आपका नोट्स हो उसको अच्छे से तैयार करिए, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खूब लगाइए, केवल समीक्षा अधिकारी के नहीं बल्कि पीसीएस और आईएएस के भी लगाइए,
मेरा पूरा वादा है कोई सिंगल क्वेश्चन पॉलिटी में आप गलत करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी में एक भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो आपने नहीं किया तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, सभी लोग सीनियर हैं, कुछ हमारे बड़े भाई भी हैं, हमसे भी सीनियर लोग हैं इस क्लास में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि अनुशासन के साथ, निरंतरता के साथ, डेडिकेशन मजबूत होना चाहिए और आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई सिलेक्शन ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं, बस मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई अपना विकल्प नहीं होता। ठीक है। अरविंद यादव जी ने कुछ कमेंट किया है कि शायद वीडियो सही नहीं चल रहा, देख लीजिए क्या उनको दिक्कत आ रही है, व्यक्तिगत बात कर लीजिए उनसे। तो अब क्लास की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पॉलिटी का में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि क्लास तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, तो यहां मेंस का कोई टॉपिक नहीं होता, मेंस का कोई टॉपिक नहीं होता, सारे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के हैं। तो प्रीलिम्स के पूरे पॉलिटी के सिलेबस को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, फिर आप कह सकते हैं कार्यपालिका, फिर आप कह सकते हैं विधायिका, विधायिका, फिर उसके बाद कह सकते हैं आप न्यायपालिका, उसके पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, फिर कुछ अन्य में भी शामिल होंगे, मैं बता दूंगा अन्य में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ध्यान से देखिएगा, पूरे पॉलिटी की रीढ़ की हड्डी की बात की जाए, जो इसका बैकबोन होता है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए रणनीति पहले तैयार कर लीजिए कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण दांव कौन सा है, किस दांव को हमें पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, पहले उस पर पकड़ बनाइए आप। शायद नेटवर्क इश्यू ना हो अरविंद जी, क्योंकि सबकी क्लास सही चल रही है, हो सकता है कुछ व्यक्तिगत नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप, क्योंकि क्लास सब यहां पर सही चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं ना, संविधान का दर्शन, कार्यपालिका, विधायिका, 70% क्वेश्चन ये अकेले कवर कर देगा आपका, ध्यान रखिएगा, अकेले कवर कर देगा। संविधान के दर्शन में 4 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सा? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य, ये 4 टॉपिक हैं, इसे संविधान का दर्शन कहते हैं। अब आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग तो इतना मैच्योर हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पहले भी बैठ चुके होंगे, तो बहुत सारे बिगिनर बच्चे भी होंगे, और बिगिनर बच्चे को पास भी अनुभव आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप अनुभवी हो जाएंगे। तो आपको पता है कि प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि पॉलिटी का 15 सवाल पूछे इसमें से सवाल ना पूछे, पूछना ही पड़ेगा, और पढ़ाया ऐसे जाएगा कि यहां से कोई ऐसा सवाल पूछा भी नहीं जा सकता जो आप छोड़ के आएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा भी। उसके बाद बात कार्यपालिका की आएगी, तो कार्यपालिका में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां केंद्र और राज्य दोनों की कार्यपालिका होगी। तो यहां आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, इतने टॉपिक हैं इसमें। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मैंने कवर कर दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, जिस प्रकार से मैंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में 15 सवाल पूछा जाए, ये हो ही नहीं सकता कि संविधान के दर्शन से सवाल ना हो, वो आपकी इच्छा है, आपका माइंड इस लेवल पर है कि मुजबानी आपको सारी चीजें याद रहती हैं। प्रिंसिपाल जी पूछ रहे हैं क्या इसको नोट करना है, तो बहुत बेहतर, रणनीति है, रणनीति तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। 90 मिनट के हॉकी के गेम में भी कप्तान पूरी रणनीति को, अपने पूरे चार्ट को हमेशा अपने पास रखता है कि कब कहां से कैसे गेम खेलना है। तो आपकी तो साल भर की तैयारी है, तो नोट करना चाहिए आपको। देखिए कुछ बच्चों के और भी कमेंट है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या क्लास में। अब बात है विधायिका की।
तो उसी प्रकार से आपको किसी भी एग्जाम में कार्यपालिका से कोई सवाल ही ना मिले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, ये हो ही नहीं सकता। एक दो सवाल यहां से मिल ही जाएंगे, 3 सवाल, 4 सवाल। उसके बाद विधायिका आती है। विधायिका कहने में केवल आपको संसद प्लस राज्य विधानमंडल है, 2 शब्द है, लेकिन इसी संसद में आपको लोकसभा पढ़ना होता है, राज्यसभा पढ़ना होता है, विभिन्न प्रकार के विधेयक पढ़ना होता है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पढ़ना होता है, विभिन्न प्रकार के संसदीय समितियां पढ़ना होता है, संसद के क्षेत्र, सदन के क्षेत्र, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, संसदीय विशेषाधिकार, प्रश्नकाल, शून्यकाल, सदन के पीठासीन अधिकारी, बहुत कुछ यहां पढ़ना होता है। वैसे ही राज्य विधानमंडल में विधानसभा प्लस विधान परिषद पढ़ना होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और संविधान का दर्शन, इन तीनों का आपस में बराबर का इंपॉर्टेंस है। और हमारे मूल्यांकन के आधार पर और हमारे अनुभव के आधार पर, जो शायद हर बार आपको प्रासंगिक मिलता है और प्रमाणित ही मिलता है, लगभग 70% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो। माइक स्लो है, दूर रखें, आवाज कट रही है। चलिए जा रही है। तो किसी भी परीक्षा में, अभी ठीक है भाई आवाज, आपको बताना चाहिए सर कि वॉइस तेज आ रही है, आपने कहा वीडियो में प्रॉब्लम है। चलिए, तो आपने देखा कि इस 3 सेगमेंट से 70% क्वेश्चन आ जाते हैं, साक्षी, केशरवाणी। उसके बाद आती है बात न्यायपालिका और पंचायती राज व्यवस्था की, एक टॉपिक ये बनेगा। और अन्य में क्या क्या आएगा ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग, अनुसूची, संविधान के स्रोत, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, नागरिकता, उसके पश्चात इसी से जुड़ा हुआ संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। और इस संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में क्या क्या आ जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आ जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग आ जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग आ जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग आएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग आएगा, लोकपाल और लोकायुक्त भी यहीं पढ़ा देंगे। उस लेवल तक सवाल यहां पर आ जाते हैं। और आपकी पॉलिटी समाप्त हो गई। कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। अगर कहीं पर कोई टॉपिक आपका छूट रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि सर समीक्षा अधिकारी में यह भी आता है, आपने नहीं लिखा है। हमने इसको मोटे तौर पर आपको पूरा पॉलिटी बांट के दिखा दिया और पॉलिटी समाप्त हो गई आपकी। संविधान का दर्शन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था। अन्य में मैंने भाग, अनुसूची, स्रोत, संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, भारत का संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में सीएजी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और हाँ बताते हैं आप जो सोच रहे हैं, और उसके बाद लोकपाल, लोकायुक्त। इन सबको पढ़ते हुए आर्टिकल और संविधान संशोधन अपने आप कवर हो जाएंगे। इसकी कोई अलग से क्लास नहीं होती है। जैसे मैं पूरी पॉलिटी को पढ़ाऊंगा, पूरे पॉलिटी को पढ़ते पढ़ते संविधान संशोधन सारे आज कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है। प्रस्तावना में कौन कौन सा संशोधन हुआ, मूल अधिकार में कौन सा हुआ, निदेशक तत्व में कौन सा हुआ, मौलिक कर्तव्य में कौन सा हुआ, कार्यपालिका में कौन सा हुआ, विधायिका में कौन सा हुआ, न्यायपालिका में कौन सा हुआ, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। गौरव कुमार सिंह, आपका तो रिवीजन होगा यहाँ पर, वहां पर भी मैंने आपको अच्छे खासे लेवल पे पढ़ाया है, वही लेवल यहां भी है। विधायिका में फिर से बता दें, विधायिका ऐसी संस्था को कहा जाता है जो कानून बनाती है। विधायिका में एक केंद्र की विधायिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है। केंद्र की विधायिका में संसद है, राज्य की विधायिका में राज्य विधानमंडल है, समाप्त। लेकिन इसी संसद में बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, विभिन्न प्रकार के विधेयक,
विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, संसदीय सदस्यों का विशेषाधिकार, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार की समितियां, प्रश्नकाल, शून्यकाल, संसद के सत्र, सदन के सत्र, विघटन, सत्रावसान, स्थगन, बहुत सारी चीजें हैं। बोलने के लिए केवल एक शब्द है संसद, लेकिन संसद पढ़ने में 5 घंटे लग जाते हैं। आपने तो पढ़ा है गौरव कुमार गौतम जी, तो देखा होगा संसद आपने कितना डिटेल में पढ़ा है। वैसे ही जब आप राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो वहां विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ना होगा। रामधनी आप भी हैं, आप तो हमारे किसी और बैच में भी रहे। रामधनी आप भी शायद खंड शिक्षा अधिकारी में थे या हमारे मॉड्यूल बैच में थे आप। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक आपको बताया। तो संविधान संशोधन और आर्टिकल ये मेरी जिम्मेदारी है। पूरा का पूरा संविधान संशोधन और आर्टिकल हम क्लास में ही तैयार करा देंगे आपका, और उसके बाद पूरा ये सेगमेंट है। मैं बीच में आपको क्वेश्चन भी 1 दिन 2 दिन पब्लिक आऊंगा, मैं बीच में कोई ना कोई क्लास करूंगा। जिस दिन पब्लिक आऊंगा उस दिन मैं प्रीवियस ईयर में अब तक समीक्षा अधिकारी में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको यह पता रहे कि समीक्षा अधिकारी में सवाल पूछा कैसे जाता है, सवाल का स्टैंडर्ड क्या होता है, सवाल का लेवल क्या होता है, आप उससे विचलित न होने पाए। तो इससे पहले भी हमने तो 10वीं बार बैच पढ़ाया, समीक्षा अधिकारी का 10वीं बैच पढ़ाए, तो इस बात की समझ ठीक ठाक है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएं, अनुशासन का मेरे बैच में पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग। टॉपिक को मैं जब पढ़ाऊंगा बीच में कोई कमेंट कोई भी नहीं करेगा, उस समय कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा भी नहीं। जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा तो लास्ट में डेली मैं 15 मिनट 10 मिनट जब भी होगा मैं पूछ लूंगा कि कोई डाउट हो तो बताओ। बचेगा नहीं, कोई डाउट बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो पता है कि किसी सेगमेंट में क्या डाउट होते हैं, बच्चों के क्या सवाल होते हैं, वो सवाल अपनी तरफ से हम उठाकर खुद उसका जवाब देते हैं। ऐसी स्थिति आती नहीं है। फिर भी अगर आपका डाउट होगा तो बताइएगा। क्लास के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आज का दिन नोट कर लीजिए, 25 लेक्चर के बाद जब मैं आपको विदा करूंगा तो पॉलिटी आपकी होगी, ये मेरा वादा है। अगर पॉलिटी का कुछ भी नहीं जानते, जैसे मैं आपको बताऊं बस वैसे करिएगा, जितना मैं काम दूं उतना करके आइएगा। पॉलिटी में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए क्लास में। बस एक ही चीज से थोड़ा सा मुझे चिढ़ है कि अनुशासन बनाए रखिएगा, बाकी किसी भी चीज को कोई भी कहने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पॉलिटी एक खेल की तरह पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन है ये आप कराएंगे प्रिंसिपल। यहाँ ऑनलाइन के क्लास में हम लोग को 25 लेक्चर 24 लेक्चर पढ़ाने के लिए मिलते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कराने का काम नहीं करेंगे, ये आप स्वयं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन फंस जाए तो मुझे बताइएगा कि आपने पढ़ा ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। जो करूंगा नहीं वो वायदा नहीं करूंगा पहले में कैसा मैं करूंगा, और जो मैं कह दूंगा वो करे बगैर जाऊंगा नहीं। ये दोनों चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नोट्स आप बनाएंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे और जाकर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फंसेगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। केवल समीक्षा अधिकारी नहीं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन फंस जाएगा तो नहीं फंसेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसलिए ये उम्मीद मुझसे न रखिएगा, ये आपका काम है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ये अभ्यास करना आपका काम है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच मैं दिसंबर में लेके आऊंगा, क्योंकि इस बार मुझे पीसीएस में पूरे भारत से 500,000 बच्चों का चयन करना है, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना है। उनके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व का बैच लेकर के आऊंगा। तो कभी मौका मिलेगा तो उस बैच में पढ़िएगा, तब आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे कराया जाता है। मैं अक्सर कराता भी रहता हूँ यूट्यूब पे कई बार, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन जब हम सॉल्व कराते हैं तो एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उस लेवल पे सॉल्व कराएंगे। लेकिन यहां पर केवल मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी होगी प्रिंसिपल जी। चलिए, तो सारी रणनीतियां हो गई, सारे बात हो गए, सारे निर्देश मैंने दे दिया, सारा इंस्ट्रक्शन बता दिया, क्लास का अनुशासन बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया। फर्स्ट टाइम आप क्लास को पढ़िएगा, बहुत कायदे के पॉइंट लगे तो जो आपको लगे रोचक तत्व है, नया तत्व है, इसको हम पहली बार जान रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड हो जाए फिर से वीडियो को देखिएगा, पॉज करते हुए पूरा कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। टॉपिक कंप्लीट हो, घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, आंसर ना है तो व्याख्या झांक कर देख लीजिएगा। व्याख्या देखने के बाद अगर उत्तर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल पाए तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा हमारे क्लास का फॉर्मेट होगा आगामी 40 घंटे तक, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्लास की। तो हमेशा हमारी आदत है कि कभी हम एक चीज से क्लास की शुरुआत नहीं करते, अलग अलग तरीके से करते हैं। आज मेरा मूड है कि क्योंकि हर जगह अलग अलग पढ़ा रहे हैं, जहां जो चीज पढ़ाते तो नहीं पढ़ाते, कहीं प्रस्तावना चल रहा है तो कहीं न्यायपालिका चल रही, कहीं पंचायती राज व्यवस्था है और कहीं आपका विधायिका यानी कि संसद चल रहा है। तो मैं इस बार आपकी क्लास की शुरुआत कार्यपालिका से करने वाला हूं। तो कार्यपालिका से शुरुआत करूंगा। तो कार्यपालिका कैसे पढ़ेंगे अब मैं इसकी डिस्कस करूंगा। तो ये हिस्सा मैं बाहर निकाल ले रहा हूं। हेडिंग बनाइए कार्यपालिका। अब मैं कार्यपालिका को डिटेल से डिस्क्राइब करता हूं। कार्यपालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, बनाए गए कानूनों को लागू करना, इंप्लीमेंट करना इसका काम होता है। और ये जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ना, ये विधायिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। विधायिका के सदस्य भी होते हैं। कैसे? जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो सारे लोग चुने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? पहले विधायिका में जाते हैं, संसद में पहुंचते हैं, और वहीं से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। वही मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या बन जाते हैं? कार्यपालिका के मेंबर बन जाते हैं। इसलिए कार्यपालिका में जो लोग शामिल हैं वो विधायिका से ही चुनकर गए हैं, विधायिका से ही उनका चुनाव हुआ है। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना, इंप्लीमेंट कराना, यह इसका कार्य होगा। चलिए, ठीक है, तो ये आपका कार्यपालिका हो गया। अब कार्यपालिका में क्या क्या है एक बार मैं इसको डिटेल कर देता हूं फिर से, जबकि मैंने एक बार बता दिया है आपको। मैंने कहा कार्यपालिका, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें हैं। भारत में तो 3 स्तर की हैं, पंचायती राज व्यवस्था भी है। तो 2 स्तर की सरकारें होने के कारण एक कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका इसमें राज्य की कार्यपालिका है। जो केंद्र की कार्यपालिका है यह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो केंद्र की कार्यपालिका है यह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश में लागू कराती है। क्या करती है? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश में लागू कराती है। और जो राज्य की कार्यपालिका होगी उस राज्य विधानमंडल के द्वारा, उसके विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून को केवल उस राज्य के भीतर लागू कराने का काम उस राज्य की कार्यपालिका करेगी। तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, फैक्चुअल रूप से। प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल है। तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था आपको, महान्यायवादी। और इसके बाद राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे आप? राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। ये आपको पूरी कार्यपालिका में पढ़ना है। टॉपिक मैंने पहले भी दिखा दिया है, ताकि कोई टॉपिक अगर मैं छोड़ूं या छूट जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, शुरू में आपने दिखाया था, इसलिए मैं पहले सेगमेंट दिखा देता हूं। लेकिन बात यदि इंपॉर्टेंस की जाए तो हर बैच में बच्चों को बताता हूं, बहुत सारे पुराने बच्चे हैं उनको पता भी होगा कि केंद्र की कार्यपालिका से 70% क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए कार्यपालिका से एग्जाम्पल के तौर पर 10 क्वेश्चन आया तो 7 क्वेश्चन की संभावना यहीं से रहेगी और 3 क्वेश्चन की संभावना यहां से रहेगी। और अगर मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन आपके केंद्र की कार्यपालिका से पूछा गया है तो इस 7% से 70% अकेले राष्ट्रपति से रहेगा, 30% में ये सब शामिल रहेंगे। इसका मतलब पूरे कार्यपालिका का सबसे कोर पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति। सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से बनते हैं? राष्ट्रपति से। तो सबसे पहले हम विस्तार पूर्वक राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो हमने पहले पूरे सिलेबस को दिखाया, पूरे सेगमेंट को दिखाया, फिर वहां से कार्यपालिका को बाहर निकाल लिया, अब कार्यपालिका को डिटेल में दिखा दिया। अब इस कार्यपालिका से हम किसको बाहर निकाल लेंगे? राष्ट्रपति को बाहर निकाल लेंगे और राष्ट्रपति को पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। अब हेडिंग बनाइएगा आप लोग, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है और राष्ट्रपति को किस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि कोई भी आर्टिकल, कोई संविधान संशोधन, कोई सेगमेंट, प्रीलिम्स का कोई फैक्ट छूटने ना पाए पूरे संविधान के भीतर, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इस बड़ी चुनौती को क्रैक करने के लिए हम पॉलिटी को अनुच्छेद के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि पूरे संविधान में राष्ट्रपति को लेकर के पहले अनुच्छेद में जहां चर्चा की गई है वहां से शुरू करते हैं और पूरे संविधान के भीतर जहां जहां राष्ट्रपति की चर्चा हुई हो इस तरह सफर करते हुए अंतिम आर्टिकल तक पहुंचते हैं। और इसके बीच सारे आर्टिकल भी हमको तैयार हो जाते हैं, सारे संशोधन भी तैयार हो जाते हैं और उससे संबंधित सारे प्रावधान भी क्लियर हो जाते हैं। तो जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, जितने आर्टिकल हैं, वो क्लास में ही तैयार हो जाने चाहिए। और उसके पश्चात जब मैं संशोधन बताऊंगा इसी में, तो संशोधन भी यहीं पर आपको नोट करके तैयार कर लेना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा अलग से आर्टिकल और संशोधन में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी पूरी पॉलिटी पढ़ते पढ़ते सारे आर्टिकल और सारे संशोधन आपको तैयार हो जाएंगे। एकदम स्पष्ट। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 52 से शुरू करके हम कहां तक जाएंगे राष्ट्रपति के लिए। मैं दिखा देता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत करता हूं क्लास की। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, उनकी शुरुआत अनुच्छेद 52 से होती है। अनुच्छेद 52 से होती है और 52 से लेकर 62 तक हमें एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62, पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपको यहां तक पढ़ना है। उसके पश्चात फिर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 62 के बाद फिर आपको देखते हुए चलना है कि पूरे संविधान के भीतर राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 62 के बाद आपको सीधा पहुंचना होगा अनुच्छेद 71 पर। 71 के बाद आपको पढ़ना होगा 72, 72 के बाद आपको पढ़ना होगा 74, 74 के बाद पढ़ना होगा 77, 77 के बाद पढ़ना होगा 78, 78 के बाद पढ़ना होगा 85, 85 के बाद पढ़ना होगा 87 और 87 के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सीधा 108 और 108 के बाद पढ़ना पड़ेगा 111, 111 के बाद सीधा पढ़ना पड़ेगा 123, 123 के बाद पढ़ना पड़ेगा सीधा 143 और 143 के बाद सीधा पढ़ना है 352, 353, सॉरी 355, जल्दी 355 के बाद 356, 356 के बाद 358, 358 के बाद 362, 362 के बाद 360, उसके बाद 361 और 365। राष्ट्रपति समाप्त हो गया। प्रेसिडेंट इज क्लियर। इतने आर्टिकल में तैरने के बाद राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आपकी बड़ी परीक्षा हो, यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, फिलहाल ये बैच आपका समीक्षा अधिकारी का है तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। कुछ हो सकता है आपकी उस आकांक्षाओं और उम्मीदों को खारिज कर दिया जाए जो इस सिलेबस के बाहर होगा। तो सिलेबस में सब है लेकिन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में अंतर होगा। यूपीएससी के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए लेवल थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल रखा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं दूंगा वो यूपीएससी लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा। तो अब इस तरीके से जब आर्टिकल 52 से हम शुरू करके आर्टिकल 365 तक राष्ट्रपति की चर्चा पूरे संविधान में मिलती है और इसे पूरा कवर कर लें, बल्कि इसके अंदर जाकर के एक एक आर्टिकल को गहराई से पढ़ लें, तो संभावना ना के बराबर बनेगी कोई सिंगल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिस हो पाए। अब आर्टिकल की समस्या समाप्त हो जाएगी या नहीं? जब इस लेवल पे जाकर के एक एक आर्टिकल की विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि कोई सिंगल क्वेश्चन आपसे कहीं भी मिस हो जाए। अब इसको डिटेल में एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। जिम्मेदारी आपकी होगी, अंदर के सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल आपको याद करते हुए अंदर के बिंदुओं को समझते हुए चलना है, बाद में इसका नोट्स बना लेना है, ठीक है? और जब मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति समाप्त हो गया तब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आप। चलिए हेडिंग बनाइए, अनुच्छेद 52। रास्ता याद है ना? रास्ता भूल तो नहीं रहे आप लोग? शुरुआत कहां से हुई? पूरे पॉलिटी के सिलेबस में। फिर इसको मैंने कैसे बांटा?
संविधान का दर्शन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, अनुसूचियां, भाग, स्रोत, राज्यों का पुनर्गठन, संविधान सभा का गठन, भारत का संवैधानिक विकास, पॉलिटी समाप्त हो गई। फिर वहां से मैंने कार्यपालिका को बाहर निकाल लिया। हमने कहा कार्यपालिका से आपके सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। कार्यपालिका को दो भागों में बांटा, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता को बताया। फिर इस केंद्र की कार्यपालिका से राष्ट्रपति को बाहर निकाल लिया और राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 से लेकर 365 तक मैंने दिखाया। अब इसी एक एक आर्टिकल को पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। एकदम क्लियर भाई सबको? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? तो आप लोग कहेंगे अभी पढ़ाया ही सर, क्या है जो डाउट होगा? अभी तो आप बता रहे हैं, इसमें कौन सा डाउट होगा? तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। पहला आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित। क्या कहता है अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, तो आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 52। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए भाई क्लास बफरिंग हो रही है, सबका कमेंट आ रहा है। वेट, मेरी वॉइस शायद आप लोगों तक जा रही होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा। मेरी वॉइस जा रही है ना, तो हो जाएगा सही। अभी क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अभी सही हो गया सब कुछ? हाँ, ऑडियो कंटिन्यू है, वीडियो भी हो गया होगा, आ गया, सही हो गया। चलिए, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। लेकिन कई बार आपको बेसिक तौर पर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, कई सारे सवाल पूछे जाएंगे आपको। जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और भारत के राष्ट्रपति को ही राज्य का प्रमुख कहा जाता है। राज्य का प्रमुख कहा जाता है। देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। देश की कार्यपालिका, देश की कार्यपालिका, देश की कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है। देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। संवैधानिक प्रमुख है। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। देश का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 52 में सिर्फ इतना लिखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन बावजूद मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए। क्यों ऐसा बताया? कई बार आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? एकदम बेसिक सवाल है और बच्चे कंफ्यूज हैं, सरकार का प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखिएगा,
राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब के अलावा भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह हमारे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, हमारी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, और साथ ही साथ ये राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी है। इतने नामों से संबोधन होता है भारत के राष्ट्रपति का। ये इस नाम से जब परिचित रहेंगे तो प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट आपके पकड़ में रहेंगे। ये बेसिक बातें जानिएगा। लेकिन यही कुछ बातों की तुलना हम प्रधानमंत्री के साथ करना चाहेंगे, जहां पर आपको डाउट होता है, एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, और एक पूछा जाता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, एक पूछा जाता है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन है। तो अलग अलग स्थितियों में इसका आंसर अलग अलग होगा। अलग अलग स्थितियों में इसका आंसर अलग अलग होगा। मतलब इसको समझने का प्रयास करिए। जब आपसे पूछा जाए कि हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। जब केवल इतना पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तब क्या बताएंगे? हमने तो नहीं कहा कि वास्तविक की नाम मात्र का। जब आपसे यह न मेंशन किया रहे कि नाम मात्र का प्रमुख या वास्तविक प्रमुख, केवल इतना पूछा जाए कि हमारी कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो आप आंसर क्या देंगे? तो आप आंसर क्या देंगे? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन अगर वहां पर वास्तविक शब्द जोड़ दिया जाए कि हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन है, तब आंसर आप देंगे फिर से भारत का राष्ट्रपति। सवाल होगा आपके मन का कि सर ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हमारे शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय प्रणाली का पहला तत्व या पहली विशेषता यही है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वह नाम मात्र का प्रमुख होगा और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। और इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण जो हमारा स्टेट ऑफ हेड है, हमारा जो राज्य का प्रमुख है, जो देश का प्रथम नागरिक है, जो संवैधानिक प्रमुख है, जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होंगी, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होंगी, जिसका प्रयोग वह अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे। एकदम साफ हो गया। आर्टिकल 52 में आपको यह पता होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है, और इसके तहत मैंने इतनी सारी बातों को बताया। 52 के बाद दूसरा आर्टिकल आपके एग्जाम में आएगा कौन? आर्टिकल 53। सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट करके ओके बोलिए, फिर मैं आगे चलूंगा। और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि पहली बार लेक्चर को अच्छे से सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सेकंड टाइम वीडियो अपलोड होने पर नोट्स बनाते हुए सारे पॉइंट करिए, क्योंकि पहली बार अगर आप नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे ना, तो आपकी मुख्य चुनौती और आपका पूरा ध्यान केवल नोट्स बनाने पर होगा, हमारे लेक्चर पे नहीं होगा। और हमारे लेक्चर में ऐसी बहुत सारी बातें आपको मुंह से निकलती हुई मिलेंगी जो हो सकता है नोट्स में न जाए। तो अगर आपका ध्यान लिखने में रहा, तो अगर वो लेक्चर आपने छोड़ दिया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहली बार आप लेक्चर को सुनिए और सेकंड टाइम अपना नोट्स बनाइएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि देश की कार्यपालिका शक्ति, देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है
कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह खुद से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। डायरेक्ट यही पॉइंट लिख के आर्टिकल पूछता है एग्जाम में आपसे। तो अगर सवाल पूछा जाए राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, अनुच्छेद 52। देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53। लेकिन भारत का राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आज दिक्कत थोड़ा सा बफरिंग की आ रही है क्लास में। चलिए, अब 53 के बाद आपका आर्टिकल होगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। पहला सवाल आपका होना चाहिए सर, ये निर्वाचक मंडल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज? निर्वाचक मंडल का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति को वोट देगा, मतदान करेगा, उसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। उसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। लेकिन निर्वाचक मंडल में दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, और दूसरा सवाल यह पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला, कौन शामिल है, दूसरा कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है, ध्यान रखिएगा, पहले मैं इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य। उसके पश्चात यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है, निम्न सदन का सदस्य है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, बारीकियां क्या है इसमें। राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, वही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो कौन इसमें शामिल है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी है प्लस निर्वाचित है, और यहां पर संसद है। संसद का मतलब ही क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। और निर्वाचित का मतलब क्या हो गया,
जो केवल चुन कर गए हैं जनता के द्वारा, केवल वही शामिल होंगे। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो दिक्कत आएगी भाई। आ रही है तो क्लास, इसको मैं अभी सही करवाता हूँ। अभी आज सर भी हैं तो इसको किसी भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम होगी इसको, क्योंकि क्लास में दिक्कत आएगी, आपका भी मनोबल इसमें भंग होगा, मेरा भी, तो बार बार दिक्कत आएगी। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक जा रही है तो मैं इसको सही करा के कल से, ताकि किसी भी क्लास में ये कोई दिक्कत ना आए, इसको आज ही सही कराया जाएगा। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो चौथी पाँचवीं बार हुआ, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ताकि क्लास के रिदम में कोई दिक्कत फिर ना आए ना, नहीं तो दिक्कत आएगी बार बार। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम है इसको आज ही तुरंत सॉल्व होगा अभी।